जय हिंद साथियों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज रफ्तार का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये आपका क्लास 6 to 8 के लिए आपका सामान्य अध्ययन का ये पेपर है, तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम आपको इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तब प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि गड्ढी अथवा गृह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? तो यह थे आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका बी होगा। तो याद रखिएगा, गृह कर लगाने वाले प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली, याद रखिए, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाले भी प्रथम सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। इसे आप याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में 50% कर वसूली करते थे, यानी 50% वो कर वसूली करते थे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और उसके बाद वह नदी गंगा कहलाती है। तो गंगा कब कहलाती है? तो याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में दोनों एक साथ मिलती है तब उसके बाद वह नदी गंगा नदी कहलाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा देवप्रयाग। और एक चीज़ और याद रखिए कि कर्णप्रयाग में कौन सा नदी का संगम होता है, इसको भी याद रखिए। कर्णप्रयाग में पिंडार, याद रखिए, पिंडार और अलकनंदा का यानी संगम होता है। इससे आप याद रखिए, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और विष्णुप्रयाग में, याद रखिए, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और रुद्रप्रयाग में, याद रखिए, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अब देखिए कह रहा है अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद आपका 21 दिया ऑप्शन ए में। तो अनुच्छेद आपका 21 में पता होगा इसमें क्या है। इसमें आपका यानी अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसमें आपका है निजता का अधिकार। क्या है? निजता का अधिकार है। ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 19 में क्या है, तो 19 में आपका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आपका अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में आपका है कि उपाधियों का अंत। और आपका अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में है यानी गिरफ्तारी के समय दोष सिद्धि का अधिकार। किस में दिया आपका? अनुच्छेद 20 में दिया है। गिरफ्तारी के समय दोष सिद्धि का अधिकार आपका अनुच्छेद 20 में दिया है। तो आपका किसी यानी जितना भी आपका ऑप्शन दिख रहा है इसमें किसी में ये आपका ये अधिकार नहीं मिला है। ये आपका अधिकार अनुच्छेद 17 में मिला है। याद रखिए, अनुच्छेद आपका 17 में अधिकार मिला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को यानी मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो नागपट्टनम भी किए थे, चीन सूरा में क्या था, मछलीपट्टनम में क्या थे, सूरत में क्या थे, भरूच में, आगरा में। यानी आपका देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी सभी स्थान पर डचों ने फैक्ट्री स्थापित किए थे। अब देखिए एक चीज़ याद है कि आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पटना में डचों ने फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो याद रखिए, डचों ने पटना में 1632 ईस्वी में यानी फैक्ट्री का स्थापना किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में बार बार पूछा गया, इसलिए उसको याद रखिएगा कि डचों ने पटना में 1632 में फैक्ट्री स्थापित किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों में से किस खनिजों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो चादरी अब्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम स्थान है। उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि इंटरनेट लचीलेपन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। इंटरनेट लचीलेपन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये 6ठा रैंकिंग है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल
ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ये सभी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कितने रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को विस्तार की मंजूरी दी है? तो आपका जगह 14,903 करोड़। कितने करोड़ खर्च करेंगे डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत? 14,903 करोड़। ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए 14,903 करोड़ खर्च करेंगे डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये कि आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन आपका ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको भी याद रखिएगा, उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा चंद्रयान 3 जो आपका दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरी है, उसके स्थान को नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। इस पॉइंट को आप याद रखिए, शिव शक्ति पॉइंट। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। और ये चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब पहुंचा था, यानी कब लैंड किया था? तो ये 23 अगस्त को लैंड किया था। इस दोनों बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु हेमाटाइट अयस्क है? तो हेमाटाइट अयस्क आपका किसका है? तो लोहा का है। लोहा का अयस्क आपका होता है हेमाटाइट अयस्क। ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2। याद रखिए CaSO4 हाफ H2, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा, CaSO4 हाफ H2। अब देखिए ये सूत्र किसका होता है? थोड़ा सा अंतर है आपका। यहाँ देखिए CaSO4 2H2 है, जबकि पेरिस और प्लास्टर में हाफ H2 है। तो ये होता है आपका जिप्सम का सूत्र होता है। याद रखिएगा जिप्सम से का सूत्र आपसे जब पूछा जाए तो ये आपका होता है CaSO4 2H2O। तो याद रखिएगा जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तब आपका पेरिस और प्लास्टर का निर्माण होता है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तब पेरिस और प्लास्टर का निर्माण होता है। तो इस दोनों सूत्र को आप याद रखिए। थोड़ा सा अंतर है, जिप्सम में यहाँ 2H2 है और ये आपका पेरिस और प्लास्टर में हाफ H2 है। तो इस दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका है कि शून्य pH वाला विलयन होगा। अब यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी विलयन का यदि pH मान कितना है? 0 है, तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा? तो देखिए आप पढ़े होंगे ना कि जिसका pH मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। तो 0 भी तो 7 से कम ही है, इसका मतलब क्या है? अम्लीय है। ऑप्शन ए होगा। ठीक। और अम्लीय भी आपका स्ट्रॉन्ग, यानी ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यदि 0 इसका pH मान है तो इसको कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है? इसमें कौन सा पदार्थ है जो RNA और DNA दोनों में पाया जाता है? तो ये आपका है एडिलोन। क्या है? एडिलोन। ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक सहजीवी है। लाइकेन में देखिए कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सहजीवी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अब देखिए यानी कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य यानी वर्क। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि वर्क बराबर क्या होता है आपका? W बराबर होता है W बराबर होता है आपका F.ds। ये क्या होता है? तो W हो जाता है आपका F.ds। अब देखिए F का जगह यानी F.ds और डॉट है तो कॉस थीटा। या पढ़े होंगे क्लास 11th में A.B होता है, A भी कॉस थीटा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये
फोर्स पर डिपेंड करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा और इसके दोनों के बीच में एंगल पर भी डिपेंड करेगा। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। अगर किस पर डिपेंड नहीं करता है तो भाई विस्थापन पर तो करता है, लगाए गए बल पर भी करता है और बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पर भी डिपेंड करता है। ये आपका पिंड के आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है। तो फार्मूला याद रखिए आपका W बराबर F.ds, इसको याद रखिए, तब आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया है? तो कैल्शियम तक अष्टक का नियम लागू होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। कह रहा है कि परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो आपका होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा आपका है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? समान होता है। ये आपका क्या होता है? परावर्तन के नियम होता है। कह रहा है ये नियम किस पर लागू होता है? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी दर्पण पर, चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो। तो याद रखिएगा ये सभी दर्पण पर ये यानी कार्य करता है, सभी दर्पण पर लागू होता है आपका परावर्तन के नियम। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, यानी खतरा का संकेत लाल कलर का होता है। तो कह इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का क्या होता है? अन्य कलर की अपेक्षा लाल कलर प्रकाश का क्या होता है? ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के कलर के रूप में लाल कलर का यूज करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए आपको खतरे के रूप में लाल कलर का यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका भी आंसर यही है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसी कारण है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? कह रहा विश्व में सबसे तेजी से घटते जा रहे कौन सा संसाधन है? जल है कि वन है कि पवन है कि सूर्य का प्रकाश है? एक तो सूर्य का प्रकाश कभी घटता नहीं है, ये तो होगा नहीं। और पवन ये भी नहीं घटता है, आपका ये लिमिट नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि ये आप देखिए। और आपका क्या है? जल है, वन है। अब देखिए पवन आपको पता होगा, पवन ऊर्जा क्या है? एक आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। सूर्य का प्रकाश ये भी क्या? सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का आपका क्षय नहीं होता है, ठीक है। अब बचेगा क्या? वन और जल। तो अब चाहे आपका वन होगा चाहे जल होगा, तो क्या होगा बताइए? तो वन होगा। सबसे तेज़ी से आपका नष्ट क्या हो रहा है? वन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है? वन का कटाव अधिक हो रहा है। तो इसी कारण से आपका ये है कि वन की संख्या आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ये सबको पता होना चाहिए। हम सोनार का यूज करते हैं। किसका? सोनार का यूज करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका आइजैक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है, ठीक। ऑप्शन आपका बी होगा। एक चीज़ और याद रखिए कि मान लीजिए आपका द्रव्यमान क्या है? m1 है और r दूरी पर दूसरा द्रव्यमान क्या आपका m2 है। तो इसके बीच में फोर्स लगेंगे, वो कितना लगेगा? याद रखिए F बराबर होता है आपका F बराबर G m1 इंटू m2/r²। तो इस फार्मूला को आप याद रखिए, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन आपका है कि बर्फ़ पानी पर तैरता है, इसका क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? यानी बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। सिंपल बात है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 24 है।
क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि यानी साउंड वेव एक ऐसा वेव है जिसको यानी यात्रा करने के लिए उसको मीडियम की आवश्यकता है, यानी ध्वनि के गमन करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपका ध्वनि का जो तरंग है वो आपका निर्वात में गमन नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। देखिए ये आपका गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते, ये रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए ही गलत है। ठीक है, हालांकि चलिए सब ऑप्शन देखते हैं। बी में है कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। डी है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये भी आपका सही है। तो कौन सा गलत है। ऑप्शन आपका ए गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, यानी कौन सा गुण अधातु में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए है कि केवल ठोस अवस्था में होते हैं। अब देखिए ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि आपका अधातु केवल ठोस अवस्था में होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए ही गलत है। आपका बी देखिए क्या है, आघात वर्धनीय न होना और न ही तन्यता, ये सही है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, ये भी सही है। निम्न गलनांक और क्वथनांक, ये भी सही है। गलत कौन सा था। ऑप्शन आपका ए गलत था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा भौतिक गुण नहीं है। तो क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो परमाणु के बाहरी कक्षा में, जो परमाणु के बाहरी कक्षा में आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन का है कि प्रबल क्षार दुर्लभ अम्ल यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर रहा है, कोई आपका विलेन है जो आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कह रहा है इसका पीएच मान क्या होगा। अब सोचिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो इसका पीएच मान क्या होगा। अब ये बताइए 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा, यानी अम्ल होगा या अम्ल की तरह होगा या क्षार की तरह होगा। ठीक है, प्रबल क्षार का रहा है यानी स्ट्रॉन्ग बेस का रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, जब पीएच मान इसका 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा पीएच मान, तब तो वो बेस होगा। और वो भी कर रहा है स्ट्रॉन्ग, तो 7 से अधिक ही पीएच मान होगा, तभी वो स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा, यानी स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन जब ग्रहण करेगा तो उसको हम कहेंगे अवकरण। क्या कहेंगे, अवकरण यानी रिडक्शन। क्या करेंगे, उसे हम रिडक्शन कहेंगे या अवकरण कहेंगे या अपचयन कहेंगे। रिडक्शन कहिए, चाहे अवकरण कहिए, चाहे अपचयन कहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तब हम उसे कहेंगे, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे यानी ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, तो आपका तब होगा आपका ऑक्सीकरण, लेकिन इसका क्या होगा, अपचयन यानी अवकरण होगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का है कि तलवार जैसी चोंच वाली हिमंगबर्ड के बारे में क्या विशेषता है, यानी क्या विशेष है। आपका जगह ऑप्शन बी कि इसकी चोंच उसके शरीर से लंबी होती है, यानी हिमंगबर्ड है ऐसा है जिसका यानी चोंच उसके शरीर से भी लंबी होती है। तो उसको ध्यान रखिएगा, ये आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में
केवल कृदंत होते हैं, तो 8 कृदंत होते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ आपका जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से होता है, तो उच्च स्तर से निम्न की ओर होता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा की स्तर की होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? ये आपका 35 डेसिबल है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है समावेशित, बिल्कुल सही है। बी आपका है संदर्भ सहित, ये भी सही है। अनुभवनात्मक, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी है कि यानी वैश्विक से स्थानीय, यानी वैश्विक, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सही लिखा ना गया है, वैश्विक होना चाहिए, वैश्विक से स्थानीय, ये गलत है। ज्ञान आपका वैश्विक से स्थानीय नहीं देना चाहिए, आपका स्थानीय से वैश्विक होना चाहिए। ये आपका देखा जाए तो सी सेट का क्वेश्चन है। ये आपका ये सी सेट का सी टेट का क्वेश्चन है। ये आपका सी टेट का क्वेश्चन है। आपका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी होगा, यानी ऑप्शन डी होगा ए बी सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि पैने, चपटे, चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? तो घास और शाक, क्योंकि यह शाकाहारी है। शाकाहारी जानवर यानी पशु के दांत होते हैं आपका पैने, चपटे और चौड़े होते हैं, जबकि आपका मांसाहारी जानवर का दांत नकुली होते हैं। नकुले होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। जो मांसाहारी होते हैं उसके नकुली दांत होते हैं, जबकि जो शाकाहारी होते हैं उसके दांत चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है कि मुस्कान ने परिवहन में डिजिटल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का क्या उद्देश्य है? देखिए ये भी आपका सी टेट का क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपका ये लग रहा है क्वेश्चन सी टेट का है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन सी टेट का है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा सी। यह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का है कि मसाई जनजाति पाई जाती है। तो मसाई जनजाति ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा, तो याद रखिएगा मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। जबकि आपसे पूछा जाए कि भारत के मानक समय रेखा कौन सा है, तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय रेखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहते हैं? यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, यानी जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो उसको कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, यानी जुड़वा तारा कहते हैं। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक मानक है। भारत में नगरीय बस्ती के लिए मानक है 50,000 या इससे अधिक जनसंख्या। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली का CBD कहाँ है? ये कनॉट पैलेस में। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 43 है कि कोरमंडल तट कहाँ स्थित है? तो कोरमंडल तट ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है कि भारत में जनसंख्या की नकारात्मक यानी निगेटिव वृद्धि दर्ज हुई है। तो आपका 1911 से 21 में हुआ है, इसीलिए इसको यानी महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। इसलिए 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है कि निम्नलिखित में से किसे काली मृदा कहते हैं। इनमें से किसे हम काली मृदा कहते हैं, तो आपको पता होगा कि रेगुड़ मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। अब देखिए इसमें कहीं भी रेगुड़ मिट्टी ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा, चरनोजम। चरनोजम इसको हम कहते हैं काली मिट्टी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन का है कि पंपास तथा स्टेपीज क्या है। पंपास तथा स्टेपीज है, तो ये आपका है यानी मध्य अक्षांशीय घास की मैदान, मध्य अक्षांशीय घास की मैदान है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए जो पंपास है ये आपका अर्जेंटीना की घास की मैदान है। पंपास जो है ये आपका अर्जेंटीना की घास के मैदान है, तो इसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका स्टेपीज है ये आपका यूरेशिया की घास के मैदान है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन का है कि सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है। सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, आपका ऑप्शन ए होगा 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म सूक्ष्म पवन को क्या कहते हैं, उसको सीरॉको कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरॉको कहते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। ये आपका चिनूक जो है ये आपका अमेरिका में बहने वाली हवा है, अमेरिका में बहने वाली हवा है चिनूक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का है कि प्राचीन भारत की जारवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान पर के नाम पर ही नामित हुई थी, तो आपका महाराष्ट्र में हुई थी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडीय वेद है, तो ये आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहता है, और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, गद और पद दोनों में है यजुर्वेद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है, तो ये आपका है अशोक के शिलालेख। यानी कह रहा है कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है, तो ये आपका है अशोक के शिलालेखों को माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का है कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच भूमि को ब्रह्मवत कहलाती है। ब्रह्मवत कहलाती है, तो सरस्वती नदी और दृष्टि नदी के बीच को यानी बीच के भूभाग को ब्रह्मवत कहलाती थी, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था। मामलुक वंश का अर्थ गुलाम वंश, मामलुक वंश गुलाम वंश को कहते हैं, ठीक है, मामलुक वंश गुलाम वंश को कहते हैं, जिसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो कह रहा है इसमें कौन सा गुलाम वंश का शासक है, तो बलबन है, बलबन गुलाम वंश के शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था, तो ये था आपका हेमू। क्योंकि देखिए 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध होता था आपका 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू ने पराजय हो गया था और उसके बाद यानी दिल्ली को वो खो दिया था, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हेमू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया, तो ये औरंगजेब को किया था, याद रखिएगा, दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद किया था। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्त कर दिया था, यानी किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो ये क्या था आपका 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, तो उसको आप याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 है, सॉरी 58 है। क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो आपका मेरठ छावनी से आरंभ हुआ था और मंगल पांडे ने किया था। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आपका 1856 में पास हुआ था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में पास हुआ था। किसके समय हुआ था? तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। और आपका जो 1857 के क्रांति हुए थे वो भी आपका लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग ये आपका अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका है कि 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका सरोजिनी नायडू। तो आपको पता होना चाहिए कि सरोजिनी नायडू यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। राजा राममोहन राय ने किया था। और कब किया था? तो याद रखिए 1828 ईस्वी में किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका है कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो चीन को किया जाता है। चीन में आपका कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सरकार चलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और एक चीज़ और याद रखिए कि चीन क्या है? तो चीन में आपका यानी एकल पार्टी है, मात्र एक पार्टी है। यहाँ पर आपका एकल पार्टी की व्यवस्था है, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है आपका चीन में। चीन में एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया था? तो 1989 को 1989 को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन आपका है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका है मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई इसके लेखक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन आपका है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन से देश सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं? तो ये अमेरिका हुए हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये करेंट अफेयर का, तो सब याद रखिएगा। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन का है कि तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है हेलेन पासवर्ड इंडेक्स 2023 में जारी किया गया, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो हेलेन पासवर्ड इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग है 85। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। तो 85 भारत का स्थान है और प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान आपका जापान का है। तो जापान का पासवर्ड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है पूरे विश्व में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी 2023 को राज्यों में कांटी वेलुगु योजना फिर से शुरू की जाएगी? तो ये क्या आपका तेलंगाना सरकार, कौन किया है? तेलंगाना सरकार किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 5 नवंबर 2022 को निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। आप कहेंगे क्वेश्चन है कि भारत के पहले मतदाता, इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत के पहले मतदाता? इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के जो प्रथम आम चुनाव आपका 1952 हुआ था, उसमें भी इस व्यक्ति ने वोट किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रथम
प्रथम मतदाता इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका निधन हो गया आपका हाल ही में 5 नवंबर 2022 को। और किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको उसका नाम भी याद रखना है, क्या नाम है? श्याम शरण नेगी, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना सुदर्शन चक्र कोर द्वारा 29 नवंबर को किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजन किया गया? यानी किस राज्य में सुदर्शन प्रहार यानी अभ्यास किया है? तो ये किया आपका राजस्थान में, ऑप्शन डी होगा, राजस्थान राज्य में किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कि आपका उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है, ये आपका केरल का एक त्यौहार है, ये बोट रेस का केरल का एक त्यौहार है, ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन आपका 74 है कि देवदास उपन्यास किसने लिखा था? तो देवदास उपन्यास से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन का है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। और प्रथम बार कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा यह प्रथम बार 2015 को मनाया गया था। 2015 में प्रथम बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और उसी साल से यानी 2015 से ही प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन का है कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। ये आपका है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा है, यानी मदर टेरेसा यानी प्रथम भारतीय महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार जीता था, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? ये सुरक्षा यानी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 5 देश अस्थायी सदस्य है। ये कौन कौन है तो इसको याद भी रखिए। ये आपका है अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, फ्रांस और चीन। ये 5 देश है जो आपका यूएन का अस्थायी सदस्य है, तो याद रखिए अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, चीन। आपका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपका 5 क्या है? 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है, इसको भी याद रखिएगा। 10 अस्थायी सदस्य है जिसका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन का है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका पटियाला में है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है GSAT-30 एक उपग्रह है, यह एक संचार उपग्रह है, याद रखिएगा GSAT-30 एक संचार उपग्रह है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 80 है और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुआ था, ऑप्शन आपका डी होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर फुल टेस्ट करवाइए। तो देखिए इसमें आपका जो 40 क्वेश्चन है उसमें आपका क्या है? सामान्य अध्ययन ही रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस रहेगा। तो उसको हम जो आपको प्रत्येक सेट करवाते हैं आपको डेली, जो आपका सभी क्लास का रहता है 6 to 12 के लिए, तो उसको ही मानिए, इसको ही आगे आपको ऐड कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 80 प्लस ये 40, 120 तो ही रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको हम यहाँ पर आपको फुल टेस्ट नहीं करवाते हैं, क्योंकि आपका 40 मार्क का आपका अलग से हम टेस्ट करवाते हैं। तो जो आपको 40 मार्क अलग से टेस्ट करवाते हैं, अब जब उसको आप इसमें ऐड कर देंगे तो क्या 80 + 40 120 नहीं होगा? हो जाएगा ना। इसीलिए आपको हम अलग से इसमें 40 नंबर का नहीं करवाते हैं, क्योंकि आपको हम अलग से 40 मार्क का करवाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए कि फुल टेस्ट नहीं हो रहा है, आपका फुल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप अलग से बना रहे अलग बात है, इसको भी बनाइए और फिर इसको बनाइए तो आपका 120 क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। तो फुल टेस्ट आपको होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।